सर, अभी जो आपने आर्टिकल शेयर किया है उसमें सर आपने मेंशन किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स वो नहीं चूज कर पा रहे हैं कि किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें मार्केट यूफोरिया की वजह से। तो सर वो कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नेविगेट कर सकते हैं इस मार्केट यूफोरिया को, और वो कैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक कर सकते हैं रिगार्डिंग एडिंग, एवरेजिंग एंड एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट। मैं लिमिटेड एस्पेक्ट पे जो आंसर देना चाहूंगा वो ये है कि उस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने उसमें ये जिक्र किया है कि जब ऐसा यूफोरिया मोड आता है, जब गोल्ड भी बढ़ रहा हो, शेयर मार्केट भी बढ़ रही हो, बॉन्ड मार्केट भी अच्छी दिख रही हो, तो नॉर्मली कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिन्होंने पैसा नहीं लगाया होता है तो वो लगा के बैठ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने पैसा हायर रेट पे लगा दिया। यानी कि कई लोगों के जब पोर्टफोलियोज जब मैं रिव्यू करता हूं तो उनमें जब शेयर्स, जब मैं इन पर्टिकुलर देखता हूं तो उन शेयर्स की जो बाइंग होती है वो बहुत हायर प्राइस पे होती है। और मैं उनसे कहता हूं कि क्या अचानक उसी टाइम पे सूझा था क्या जब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा था? तो जवाब ये देते हैं कि हाँ, बस वो उस टाइम पे कोई ब्रोकर आया या बैंकर आया या मीडिया वाले को देख के या सोशल मीडिया वाले को देख के बस उस टाइम पे ऐसा डर लगा कि कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं कर दूंगा मैं, हम्म। तो कल तब मैंने पैसा लगा दिया। तो एक तो वो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको मैंने मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर ये देने की कोशिश करी कि जब ऐसा यूफोरिया मोड होता है तो कई लोग फंस जाते हैं, कहीं आप भी उनमें से ऐसा फंस मत जाना। एक तो ये। दूसरा मैंने ये जिक्र किया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जिन्होंने रादर पैसा लगाया हुआ था और इस टाइम पे वो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि वो इस टाइम पे एग्जिट कर देते हैं। जब एग्जिट कर देते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे एसेट क्लासेस होते हैं उनके जो यहां से फर्दर और बढ़ जाते हैं। तो जब फर्दर और बढ़ जाते हैं तो वो डर जाते हैं, वो कहते हैं यार कमाल है, मैंने ऐसे ही बेच दिया। तो वो भी क्या गलती करते हैं, जब वो फर्दर बढ़ जाते हैं तो ऊपर बढ़ते हुए मार्केट में और खरीद लेते हैं। यानी कि पहले वाला प्रॉफिट हो सकता है उन्होंने बुक किया हो, मगर उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग जो फ्रेश होती है वो मार्केट से और ज्यादा ऊपर जाके खरीदते हैं और वहां से मार्केट फिर क्रैश कर जाती है। तो इसलिए मैंने वहां पे ये उस मैसेज में 90 तुले वर्ड्स में पहले पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश करी कि लोग नॉर्मली इन दो कैटेगरीज में अपने आप को ट्रैप करवा लेते हैं और फिर उसके बाद वो एवरेज वगैरह करते रहते हैं बेचारे। ये बात अलग है कि उसमें कुछ शेयर्स बुल के होते हैं और कुछ शेयर्स बियर के घर के होते हैं। बुल के घर के शेयर्स और बियर के घर के जो शेयर्स की जो टर्मिनोलॉजी है ये कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती है, समझी नहीं जाती है, ना मीडिया वाला, ना सोशल मीडिया वाला, ना टेक्निकल चार्ट्स, ना फंडामेंटल। क्योंकि इन सारों के लिए एक ही कहानी है कि अगर बढ़ रही हो मार्केट तो खरीद लो, घट रही हो मार्केट तो बेच दो। हमारा ये मानना है कि पहले ये तो चेक कर लो कौन से घर का शेयर है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक बेचारा 2 साल से बियर के घर का शेयर है। तो जब भी वो बढ़ता है तो मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर ये रहता है कि एचडीएफसी बैंक है तो बेच के बाहर निकल। क्योंकि वो बार बार 1640 1650 पे जब टकरे मारने आता है तो वहां पे निकलने का टाइम है। और जब भी वो गिर रहा होता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 1640 1650 पे फ्रेश खरीद लेते हैं। होना क्या चाहिए, जिनके पास है वो बेच के निकले, मगर लोग क्या करते हैं वहां पे और खरीद, ये सोच के कि यार एचडीएफसी बैंक चल पड़ा। और अदर जब गिरता है तो फिर वो होल्ड करके एवरेज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है एचडीएफसी बैंक है कभी तो चलेगा, 2 साल से तो नहीं चल रहा। ऐसी इन्फोसिस बियर के घर का शेयर है। तो जब भी वो इन्फोसिस का शेयर बढ़ता है तो वहां पे बेचना है। मगर एक ब्रांड इमेज बन रखी है इन्फोसिस की, लोगों को लगता है इन्फोसिस तो इन्फोसिस है, इन्फोसिस तो बस खरीदना ही होता है, कभी बेचना नहीं, पाप लगेगा। मगर उनको ये बताना जरूरी है कि भैया वक्त चेंज हो जाता है। एचडीएफसी बैंक में भाई कई लोग कहते थे कि पाप लगेगा अगर शेयर बेचोगे, तो बेचना जरूरी है। अगर पुरानी होल्डिंग है तो उसको एग्जिट करो। कई ऐसे शेयर्स हैं जो बुल के घर में, उनमें पैसा लगाओ, विराजमान रहो। तो इन्फोसिस है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है और ऐसे कई शेयर्स हैं जो बेचारे बियर के घर में 2-3 साल हो गए हैं। एचडीएफसी लाइफ है, ऐसे कई शेयर्स हैं। तो ये जानना जरूरी है कि बियर के घर का शेयर है या बुल के घर का शेयर है। क्योंकि बियर के घर का शेयर अगर बढ़ रहा है तो अगर पुराना पैसा लगा हुआ है तो उसको एग्जिट करना चाहिए। और अगर पुराना पैसा नहीं लगा हुआ है तो उसको देखना भी नहीं चाहिए जब तक वो बियर के घर से बुल के घर में ना कूद जाए।
कैसे कूदता है वो हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में या मनी मेकिंग में हम सीखते ही हैं। और वैसा वर्षा अगर बुल के घर का शेयर हो और गिर गिर रहा हो तो उसको खरीदना बनता है। लोग गलती क्या करते हैं अक्सर, बियर के घर के शेयर को ऊपर जाते हुए खरीदते हैं या नीचे जाते हुए खरीदते हैं। हम कहते हैं बुल के घर के शेयर को नीचे जाते हुए खरीदो, मतलब नीचे जाके खरीदो तो अच्छा बार्गेन अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ, ऊपर जाते हुए खरीद रहे हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बुल के घर का है तो अगर ऊपर जाते हुए भी खरीद रहे हो थोड़ी करेक्शन का फिर ऊपर और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो शेयर महंगा हो गया है वो और बढ़ेगा नहीं। मेरी एक स्टेटमेंट रहती है कि बुल के घर का शेयर हो, महंगा हो जाए तो वो और महंगा होता है। बियर के घर का शेयर हो, सस्ता हो जाए तो वो और सस्ता होता है। मगर लोगों को क्या लगता है, शेयर सस्ता हो गया खरीद लो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सस्ता शेयर, भाई तुम कौन होते हो सस्ता डिफाइन करने वाले। और वो कैसे डिफाइन करते हैं, या तो टेक्निकल चार्ट से डिफाइन करते हैं, आरएसआई बुलिंगर ओवर बॉट है ओवर सोल्ड है, या फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वगैरह वगैरह वो सब चीजें करते हैं। तो सिंस वैसे करके पैसा तो उनका नहीं बनता, ये उनको मन, उनके मन को पता है, इसलिए वो ब्लाइंड खेल रहे हैं। मगर असली में जैसे बिहेवियर होती है मार्केट की वो उनको समझ नहीं आती है, और वो जब तक समझ नहीं आएगी तब तक वो ट्रैपिंग हो सकती है।